फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1978 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। शुरू करते हैं इस कहानी के जन्म से। 1948 में राज कपूर ने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की थी आग। उसी थॉट का एक अलग रूप इस बार लिया गया। राज कपूर की बेटी रितु नंदा की बुक में लिखा है कि राज कपूर ने बताया था, सत्यम शिवम सुंदरम की कहानी की इंस्पिरेशन मुझे लता मंगेशकर की आवाज से मिली। 1950 के दशक में लता हमारे साथ बैठती थीं और अपने संगीत से हमें सुबह होने तक आनंदित करती थीं। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था, तन्मय अवस्था में चला जाता था। मुझे लगता है ईश्वर स्त्री को सुरीली आवाज और बहुत ज्यादा रूप एक साथ नहीं देता। मैं चाहता था एक साधारण सी दिखने वाली लड़की जिसकी आवाज बहुत सुंदर हो, इस पर एक फिल्म बनाऊं। इस फिल्म में मैंने ये फिलॉसफी समझाई कि प्यार और विश्वास है जो रिश्ते को पवित्र बनाता है। औरत की सुंदरता तो केवल ऊपरी दशा है। फिल्म के शुरू में भी कहानी का ये आधार एक सीन में समझाया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो आप क्या कहेंगे? पत्थर। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है तो आप क्या कहेंगे? भगवान। लेकिन वास्तव में जो आपकी आंख देख रही है पत्थर, तो फिर इसे भगवान किसने बनाया? आपकी श्रद्धा ने, आपके विश्वास ने, आपके प्यार ने। जो सत्य है, शिव है, सुंदर है। कहा जाता है कि शुरू में लता मंगेशकर फिल्म में काम करने के लिए तैयार भी हो गई थी, फिर मन बदल लिया। यतेंद्र मिश्रा ने लता जी की लाइफ पर एक किताब लिखी है। उसमें लता जी ने खुद बताया है कि राज कपूर जी ने सत्यम शिवम सुंदरम की स्क्रिप्ट मुझे ही आधार बनाकर लिखी थी। वो ये चाहते थे कि मैं इस फिल्म में काम करूं। लता ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं अपनी आवाज दे सकती हूं पर पर्दे पर काम नहीं कर सकती। जब फिल्म पर असल में राज कपूर ने काम शुरू किया तो मेन लीड पेयर फाइनल करने में बहुत समय लगा। कहा जाता है कि राज साहब राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया को लेना चाहते थे। ऋषि कपूर ने अपनी बुक में लिखा है कि राजेश खन्ना को ना लिया जाए, ये कहने वाले लोगों में मैं भी एक था। ऋषि कपूर को राज कपूर की वो परेशानी याद थी जब बॉबी कंप्लीट होने से पहले डिम्पल ने राजेश खन्ना के साथ शादी कर ली थी और डिम्पल के शूटिंग शेड्यूल के लिए राज कपूर को राजेश खन्ना के घर जाना पड़ता था। ऋषि कपूर के साथ साथ रणधीर कपूर ने भी राज कपूर से कहा कि आप बाहर हीरो क्यों ढूंढ रहे हैं जब घर में हीरो मौजूद है। वो शशि कपूर की बात कर रहे थे। शशि कपूर को फिल्म में ले तो लिया पर शशि भी हमेशा राज कपूर के हिसाब से अवेलेबल नहीं होते थे। उस दौर में वो बहुत बिजी थे, एक शूटिंग से दूसरी शूटिंग पर जाते रहते थे। उन्हीं दिनों राज कपूर ने शशि कपूर को टैक्सी कहा था शशि कपूर का किराया दो और उसे कोई भी हायर कर सकता है। फीमेल लीड के लिए कहा जाता है उन्होंने हेमा मालिनी को भी ये रोल ऑफर किया था, पर फिल्म में जिस तरह का स्किन शो था उसके लिए हेमा तैयार नहीं थी। विद्या सिन्हा ने भी इसलिए इनकार किया था। राज कपूर ने एक्ट्रेस सिंगर आशा पुतली को भी फिल्म में लेना चाहा पर वो वेस्ट में अपने म्यूजिक पर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहती थी। उन्होंने इनकार कर दिया। राज कपूर अपनी फिल्मों के बारे में बहुत सिलेक्टिव थे। जब किसी कहानी पर काम शुरू करते थे तो इसका जिक्र हर उसी फिल्मी जगह पर करते थे जहां उनका आना जाना होता था। जीनत अमान ने बताया था कि मैं उनके साथ एक फिल्म में काम कर रही थी, वकील बाबू, जो 1974 में अनाउंस हुई थी पर रिलीज 1982 में हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग पर अक्सर राज कपूर अपनी फिल्म के कैरेक्टर रूपा की बात करते थे। जीनत अमान रूपा के बारे में इतना सुन चुकी थी कि उन्हें मोटे तौर पर कैरेक्टर का लुक समझ आ गया था। जीनत अमान राज कपूर के निर्देशन में काम करना चाहती थी। उनकी वेस्टर्न इमेज के चलते ऐसा नहीं लगता था कि राज कपूर उन्हें अपनी फिल्म में काम देंगे। जीनत अमान ने टिश्यू पेपर की मदद से अपने चेहरे पर वैसा लुक तैयार किया जैसा वो राज कपूर से सुनती थी कि लड़की का चेहरा जला हुआ है। जीनत इस तरह का मेकअप करके उसी तरह का कॉस्ट्यूम पहनकर राज कपूर से मिलने पहुंच गईं। राज कपूर उन्हें देखकर दंग रह गए। राज कपूर ने अपनी पत्नी कृष्णा जी को फोन करके बुलाया और कहा, देखो इस लड़की ने क्या कर दिया है। कृष्णा जी ने जीनत को सोने के सिक्के दिए। जीनत सत्यम शिवम सुंदरम के लिए साइन हो गईं।
जीनत अमान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की थी जो इस फिल्म के लुक टेस्ट के लिए थी। उन्होंने लिखा है, ऐसा 1977 में हुआ था। भानु अथैया ने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। फोटोग्राफर जेपी सिंगल ने फोटो क्लिक किए थे। जागते रहो फिल्म के गाने जागो मोहन प्यारे पर मेरी एक रील शूट की गई थी। राज जी मेरे वेस्टर्न लुक को लेकर वरीड थे, इसलिए ये रील उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाई। सबने मुझे ओके कर दिया। उस रील की स्क्रीनिंग पर ही सारी टेरिटरीज सोल्ड हो गई थी। जीनत अमान ने एक और पिक्चर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। चंचल शीतल निर्मल कोमल इस गाने की पिक्चर है। जीनत ने लिखा है कि राज जी ने इस गाने में मेरा क्लासिकल डांस सोचा हुआ था। जब मुझे पता चला तो मैं रोने लगी। मैंने राज जी से कहा मुझे डांस नहीं आता। राज जी ने इसका बेस्ट ऑप्शन निकाला। उन्होंने डांस मास्टर सोहन लाल से कहा कि जीनत को सिर्फ मुद्राएं सिखाओ, कोई मुश्किल डांस नहीं। भानु उथैया ने ऐसे कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। आर्ट डायरेक्टर ए रंगाराज ने ऐसे सेट डिजाइन किए कि यह गाना एक विजुअल डिलाइट बन गया। जीनत अमान से सारा प्रेशर हट गया। चंचल शीतल शशि कपूर ने कहा था कि इस बात में कोई शक नहीं कि जीनत ने बहुत मेहनत की, पर जीनत इस फिल्म के लिए सही सिलेक्शन नहीं थी। जीनत की जगह रेखा को लेना चाहिए था। रेखा इस रोल के लिए परफेक्ट कास्टिंग होती, पर राज साहब किसी की सुनते कहाँ थे। दिल के टूटने की आवाज नहीं होती बाबूजी, मगर उससे जलजले आ जाते हैं, आसमान फट जाते हैं, दुनिया तबाह हो जाती है। आज के बाद न तुम्हें तुम्हारी बीवी मिलेगी न तुम्हारा प्यार। फेमस जर्नलिस्ट राइटर वीर सांघवी ने अपनी बुक ए र्यूड लाइफ में लिखा है कि राज कपूर के सेट से जीनत अमान की कुछ तस्वीरें लीक हो गई थीं। राज कपूर ने उस पब्लिकेशन को स्यू भी किया था जिसने तस्वीरें छापी। वीर सांघवी ने इंडिया टुडे के अरुण पुरी से बात की कि हमें राज कपूर से इस फिल्म के बारे में इंटरव्यू करनी चाहिए। अरुण ने कहा, जब राज कपूर ने किसी और को इसके बारे में नहीं बताया तो हमें क्यों बताएंगे। वीर सांघवी ने अरुण पुरी से कहा कि आपकी वजह से आपके पिता वीवी पुरी शुरू में राज कपूर की फिल्मों के फिनांसर रहे हैं। राज कपूर आपके पिता को इनकार नहीं कर सकते। अरुण पुरी ने अपने पिता वीवी पुरी से बात की और फाइनली वीर सांघवी ने राज कपूर से मुलाकात की। राज कपूर ने फिलोसफिकल टर्म्स में फिल्म के बारे में बताया, असल में वही बताया जो फिल्म के शुरू में था। उन्होंने कहा था, एक पत्थर लो, सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन आप उस पर कुछ धार्मिक निशान लगा देते हैं और वह भगवान बन जाता है। ये मायने रखता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। आप एक सुंदर आवाज सुनते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जिसकी ये आवाज है वो इतनी सुंदर नहीं। वीर सांघवी ने लिखा है कि राज कपूर लता के बारे में बात कर रहे थे। उनके चेहरे और आवाज में इतने फर्क की बात को लेकर लता और राज कपूर का झगड़ा भी हुआ था। ये भी कहा गया कि लता ने कहा था कि मैं आपकी फिल्म में नहीं गाऊंगी अगर आप ये कहेंगे कि कहानी की इंस्पिरेशन मेरी वजह से मिली है। खैर, वीर सांघवी के साथ थोड़ी और बातचीत के बाद राज कपूर ने अपनी फिल्म की कुछ तस्वीरें उन्हें दे दी, जो उन तस्वीरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा सेंसेशनल थीं जो पहले लीक हुई थीं। ये बात वीर सांघवी ने राज कपूर से कही। राज कपूर ने कहा, लोगों को जीनत की बॉडी देखने के लिए आने दो, जब लौटेंगे तो मेरी फिल्म को याद करते हुए लौटेंगे। वीर सांघवी और राज कपूर की मुलाकात कामयाब रही। इंडिया टुडे के जिस इशू में यह सब छपा था वो बहुत तेजी से बिका। इंडिया टुडे ने डिस्कवर किया कि ये मैगजीन फिल्म की बात भी कर सकता है और बिना गॉसिप के इशू अच्छा खासा बिक सकता है। जीनत अमान का बचपन का रोल निभाने के लिए लड़की सिलेक्ट करने के लिए राज कपूर ने 100 लड़कियों के ऑडिशंस लिए, तब पद्मिनी कोल्हापुरी को फाइनल किया। मेरा नाम रूपा है। अभागा ना अभागा, काले कमली वाला, इसीलिए काला। म्यूजिक की बात करें तो कहा जाता है कि सबसे पहले राज कपूर ने शंकर से म्यूजिक करवाना था। हसरत जयपुरी गीतकार होने वाले थे, पर यह बात आगे नहीं बढ़ी। फिर ये बात चली कि हृदयनाथ मंगेशकर फिल्म के संगीतकार होंगे। फिर अचानक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लिया गया। कहा यह जाता है कि जब लता फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी तो राज कपूर ने संगीतकार बदल दिया। इस बात पर लता ने राज कपूर की फिल्म में गाना गाने से इनकार कर दिया। फिर हृदयनाथ मंगेशकर ने ही अपनी बहन को समझाया कि ऐसा मत करो। इस बारे में ये बात भी सामने आती है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ही लता को मनाकर
फिल्म में गाने गाने के लिए तैयार किया था। राज कपूर ने यह फिल्म अपने खास दोस्त गायक मुकेश को डेडिकेट की थी। मुकेश जी ने फिल्म में एक गाना गाया था, चंचल शीतल। एक और गाना गाना था पर वो गुजर गए। फिर वो गाना उनके बेटे नितिन मुकेश ने गाया, वो औरत है तुम महबूबा। 1948 में एक फिल्म आई थी गोपीनाथ, जिसके हीरो राज कपूर थे। उसके संगीतकार थे नीनू मजूमदार। उसका एक गाना राज कपूर को तब से बहुत पसंद था, आई गोरी राधिका। मीना कपूर और नीनू मजूमदार ने गाया था। इसी धुन को राज कपूर ने यहाँ इस्तेमाल किया। आई गोरी राधिका ब्रिज में बल खाती, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, बली बली जाए सोमती मैया। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राज कपूर अपनी फिल्म के म्यूजिक को लेकर कितने ऑब्सेसिव थे ये आप सब जानते हैं। इस फिल्म का हर गाना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बनाए बेस्ट एल्बम्स में शामिल है। हर गाना एक अलग ही समय बांध देता है। सत्यम शिवम सुंदरी, इसीलिए काला यशोमती मैया से सैया निकल गए, नैना लड़ी थी वो औरत है तू महबूबा। शांताकारं। टाइटल सॉन्ग बिनाका गीतमाला एनुअल लिस्ट 1977 में 6th पोजीशन पर था। यशोमती मैया से बिनाका गीतमाला एनुअल लिस्ट 1978 में 7वें नंबर पर था। चंचल शीतल निर्मल कोमल बिनाका गीतमाला एनुअल लिस्ट 1978 23वें नंबर पर था। फिल्म की रिलीज से पहले म्यूजिक इतना बिक चुका था कि फिल्म को गोल्ड डिस्क मिली थी। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जबरदस्त और इम्पैक्टफुल था। फिल्म का हर फ्रेम शानदार था। सिनेमाटोग्राफर राधो कर्माकर को इसके लिए बेस्ट सिनेमाटोग्राफर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। कॉस्ट्यूम और आर्ट डायरेक्शन की बात हम कर चुके हैं। सब कलाकारों का काम कमाल था। जीनत का काम सच में बहुत खास था। उनकी इमेज से बिल्कुल अलग रोल था। इसके लिए उन्हें बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया। हिमाचल प्रदेश के लक्ष्मण नाम के व्यक्ति ने केस कर दिया था। अंडर सेक्शन 292 ऑफ IPC राज कपूर के खिलाफ एक प्रोसिक्यूशन लॉन्च की गई अश्लीलता प्रमोट करने की बात पर। राज कपूर ने इस नोटिस को चैलेंज किया पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने राज कपूर का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सेक्शन 5A ऑफ द सिनेमाटोग्राफ एक्ट के अनुसार जब फिल्म को सर्टिफिकेट दिया जा चुका है तो फिल्म मेकर अंडर सेक्शन 79 ऑफ IPC प्रोटेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट ने राज कपूर के खिलाफ कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया। साथ ही जस्टिस अय्यर ने यह भी लिखा था कि यह सेंसर बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी की फेवर ना करे। सर्टिफिकेट देने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि सबके बीच एक हैप्पी बैलेंस बना रहे। इन बातों से ध्यान हटाकर अगर फिल्म को देखें तो फिल्म शुरू होती है, पहले फ्रेम से ही ऑडियंस को इंगेज कर लेती है। राज कपूर का मैजिकल वॉइस ओवर दर्शक को कहानी के साथ जोड़ लेता है। बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट से कहानी आगे बढ़ती है। तो ये है रूपा, मुंह जली बदसूरत। जिस दिन से पैदा हुई दो ही तो शब्द सुने हैं उसने, मनहूस और अभागन। जिसकी पहली सांस भी उसकी अपनी न थी, वो भी उसने अपनी माँ से छीनी थी। और क्या ही तो वक्त चुना था उसने दुनिया में आने का, जब दुनिया को जन्म देने वाला खुद जन्म ले रहा था। इतनी भयानक शक्ल, इतनी बदसूरत, ये तो आपकी परछाई है। मैं किसी किस्म की बदसूरती बर्दाश्त नहीं कर सकता।
पर सेकंड हाफ में फिल्म की पकड़ कमजोर होती चली जाती है। फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी वही है जिसके बारे में सबने कहा। ऋषि कपूर ने भी अपने पिता से कहा था कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि कोई आदमी किसी औरत के साथ सोए और उसका चेहरा ना देखे। ये इलॉजिकल बात ऑडियंस कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाई। अदरवाइज राज कपूर ने इस कहानी को बहुत बड़े स्केल पर दिखाया। बचपन से ही मंदिर और भगवान से जुड़ी रूपा जब अपने पिता की मौत पर सच में दिल से दुखी होती है तो भगवान भी जैसे दुनिया से नाराज होता है। बाढ़ आती है, बहुत कुछ तहस नहस हो जाता है और कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। फिल्म के लेखक थे जैनेंद्र जैन, गीतकार नरेंद्र शर्मा, आनंद बख्शी, विट्ठल भाई पटेल। फिल्म का क्राफ्ट राज कपूर की फिल्मों की तरह टॉप क्लास था, पर चेहरा ना देखने वाली बात और जीनत के कॉस्ट्यूम ने कई लोगों को निराश किया। इसलिए फिल्म को वो कामयाबी नहीं मिली जो राज कपूर ने सोची थी। फिल्म की शूटिंग राज कपूर के फार्म हाउस लोनी में हुई थी। इंटरनेट की इंफॉर्मेशन के हिसाब से फिल्म का बजट 2 करोड़ के करीब था। कलेक्शंस 2 करोड़ 25 लाख, वर्डिक्ट एवरेज। सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में ये स्पेशल एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।